हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मंदाज क्लासेस। आज की डेट है 4 सितंबर 2022। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल हमारा होगा इंडियन नेवी एनसाइन के बारे में, दूसरा होगा यूनिफाइड मेट्रो लॉ, तीसरा उइगर मुस्लिम्स के बारे में, चौथा स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड 2022 के बारे में, और पांचवा होगा वोस्टॉक एक्सरसाइज 2022, और छठा और लास्ट का आर्टिकल होगा स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज के बारे में। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ। हमारा पहला आर्टिकल है इंडियन नेवी एनसाइन के बारे में। सबसे पहले तो हम यहाँ ये जान लेते हैं कि एनसाइन का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो जो ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ना, यहाँ पर सफेद व्हाइट बैकग्राउंड में ये आपका भारत का तिरंगा दिखाई दे रहा है और ये आपका लोगो दिखाई दे रहा है। ये टोटल मिलकर आपका एनसाइन बना रहा है। ठीक है, तो अभी सबसे बड़ी और बढ़िया और बहुत प्यारी न्यूज़ ये है, और इंडिया के लिए प्राइड की बात ये है कि ये जो आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, ये है आईएनएस विक्रांत की। ठीक है, ये हमारा आपका, ठीक है, आईएनएस विक्रांत है। ठीक है, ये आपका एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया ने खुद इंडिजीनियसली डेवलप किया है और इसको कमीशन कर दिया है। आपकी जो क्या नाम इंडियन नेवी है उसमें कमीशन कर दिया है, क्योंकि इसका इनॉग्रेशन किया था यहाँ पे, इसलिए न्यूज में आया कि प्राइम मिनिस्टर ने इसको अनवील किया, इसको इनॉग्रेशन किया, कि एक तरह से इसको कमीशन कर दिया, और जो न्यू एनसाइन है उसका एक तरह से अनवील किया है। ठीक है, एक तरह से क्या है कि फ्लैग हो गया। जो एनसाइन के बारे में है ये हमारा आईएनएस विक्रांत एक अलग वो हो गया, मगर जो मेन आर्टिकल हमारा ये जो एनसाइन है पूरा इसके बारे में है। ठीक है, तो ये इंडियन नेवी में इसको क्या है इंडक्ट कर लिया गया और कोची में इसका इनॉग्रेशन किया गया। ठीक है, तो आगे बढ़ता है, अब एनसाइन के इसके बारे में जान लेते हैं। एनसाइन के जो हमारा नेशनल फ्लैग, ठीक है, और उस पे जो क्या नाम ये आपका इंसिग्निया है, ये वाला इंसिग्निया प्लस नेशनल फ्लैग, ये दोनों व्हाइट बैकग्राउंड में दोनों कंबाइन करके जो आपका ये बना पूरी पिक्चर बनी, इसको एनसाइन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या क्या है इसमें देखिए, कहाँ से इसकी हिस्ट्री चली आई है और कहाँ अब ये आके खत्म हुई है, इसको हम जानेंगे। मतलब परत दर परत इसको हम जानेंगे। शुरू शुरू में जो अभी प्रेजेंट एनसाइन की बात करते हैं, प्रेजेंट एनसाइन में क्या था, क्योंकि अभी तो हमने चेंज कर दिया, चेंज करके जो न्यू एनसाइन बना है वो तो ये है। अभी जो प्रेजेंट एनसाइन अभी तक था, जो 2022 तक था, वो क्या था, उसमें एक था आपका सेंट जॉर्ज क्रॉस। क्रॉस मतलब वही जो ऐसा क्रॉस होता है ना आपका, इस टाइप का, इसको ही हम सेंट जॉर्ज क्रॉस बोल रहे थे। और इसमें ट्राई कलर होता था, ट्राई कलर कैंटोन में होता था। ट्राई कलर मतलब ये आपका झंडा, तिरंगा भारत का यहाँ पर होता था। इसको ये जो एरिया होता है ना टॉप लेफ्ट कॉर्नर आपका, ठीक है, इसको आपको कैंटोन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका भारत का तिरंगा होता था, और इसमें बीच में आपका क्या होता था, जो आपका एम्ब्लेम है, नेशनल एम्ब्लेम है इंडिया का, वो होता था। और नीचे क्या लिखा होता था, सत्यमेव जयते लिखा होता था। तो ये आपका क्या होता था, पूरा एनसाइन होता था। ठीक है, अभी तक का प्रेजेंट उसका। और ऐसी बात नहीं कि आजादी से लेके और अभी तक कई बार इसका एनसाइन को बदला गया, उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस भी होते रहे। ठीक है, हम जानते हैं पहले इसकी नीड क्यों आई, ऐसी जरूरत क्यों आई कि भाई इसको वो करना था। देखो बहुत टाइम से नेवी में ये डिमांड उठ रही थी कि भाई इसको क्या है ना, अपना एनसाइन बनाया जाए, ये करा जाए, चेंज करा जाए, जो आपकी ब्रिटिश इरा की लिगेसी है उसको छोड़ा जाए, उसको शेड कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, हमें अपना खुद का इंडिविजुअल इंडिजीनियस एनसाइन चाहिए था। तो पहला तो रीजन यही हो जाता है। ठीक है, तो एक मेन जो मुखर आवाज बन के उठी वो इसी रीजन से बन के उठी। तो दूसरी बात है कि अब एनसाइन की जो पास्ट हिस्ट्री थी, ठीक है, अब हम ये सोचते थे कि भाई ये तो अब जब ब्रिटिश राज कर रहे थे तब हमने वो चीज अपनाई थी। ठीक है, उसके बाद भी हम उस चीज को अपनाते रहते, फिर हम उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस लेके आए, मगर वो पूरी तरह हमारा इंडिजीनियस नहीं था। तो हमें एक तरह ब्रिटिश हिस्ट्री को थोड़ा सा छोड़ना था, उसको लिगेसी को छोड़ना था। तो इसी वजह से जो प्री इंडिपेंडेंस था, प्री इंडिपेंडेंस का जो एनसाइन था, वो क्या ना वो ही हमारा सक्सेसर बना। जैसे ही हमारा 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आजाद हुआ, तो उसके बाद सक्सेसर जो हमारा एनसाइन था, ठीक है, वो ही बना जो पहले था उसका। क्या नाम ब्रिटिश टाइम में जो एनसाइन था ना, वही हमने एडॉप्ट कर लिया था एज इट इज, क्योंकि हमने उसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ना ज्यादा इनोवेशन दिखाया। तो उसमें क्या था, आपका एक तो रेड क्रॉस था, जो रेड क्रॉस था वो था व्हाइट बैकग्राउंड था, जैसे कि ये आपकी पूरी पिक्चर होगी, ये व्हाइट बैकग्राउंड हो गया, ये आपका रेड क्रॉस हो गया इस तरह का। और इसमें यूनियन जैक था। यूनियन जैक का मतलब कि यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, और इसमें इस तरह का नहीं निकला होता जो आपने झंडा
झंडा देखा होगा, यूके का झंडा इस तरह से निकला होता है, तो वो उसको बोलते हैं आपका यूनियन जैक। ठीक है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में यूनियन जैक था, इस तरह का आपका एनसाइन था पहले हमारा। ठीक है, अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या है कि ब्रिटिश जो कॉलोनियल फ्लैग था वो और बैजेस थे वो, उसको हम ढो रहे थे। तो ये अब जरूरत महसूस हुई कि अब हमारा तो भारत देश आजाद हो चुका है, तो अब इसको कब तक ढोएंगे, तो अपना भी तो कुछ होना चाहिए। तो इसी चीज में फिर फेरबदल करने की कोशिश की गई, तो 26 जनवरी 1950 को ये क्या ना चेंज ओवर पूरा इंडियनाइज करने की पैटर्न जो है इंडियनाइज करने की कोशिश की, कि उसमें फ्लेवर आना चाहिए इंडियनाइजेशन का, यानी कि इंडियन फ्लेवर आना चाहिए, कुछ तो ऐसा हो कि हाँ लगे कि कुछ इंडियन उसमें शेड दिख रही है, तो वही फिर इस चीज पे ध्यान दिया गया। तो फिर क्या गया, नेवी क्रस्ट और फ्लैग ये चेंज करे गए। ये चेंज करके जो डिफरेंस जो बनाया गया, वो फ्लैग का डिफरेंस बनाया गया, कि यूनियन जैक को वहां से रिप्लेस करके ट्राई कलर से रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि वहां पर तो यूनियन जैक था ना ऐसा। ठीक है, इसमें ऐसे निकले होते थे ना उसमें, तो इसको यहाँ पे उनका यूके का झंडा हटा के आपका अपना झंडा लगा दिया गया, तिरंगा लगा दिया गया। ठीक है, और जॉर्ज क्रॉस को ऐसा का ऐसा ही रखा गया, तो जॉर्ज क्रॉस उसमें ऐसा का ऐसा ही था। अब आगे हम पिक्चर्स में समझेंगे। देखिए यहाँ पे ये आप पिक्चर देख रहे हो ना, ये है आपका जो क्रॉस दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं जॉर्ज क्रॉस। ठीक है, यहाँ पे आपका उसका झंडा हुआ करता था पहले, ये क्या नाम आपका यूके का झंडा, उसी को ही यूनियन जैक बोलते हैं। उसमें भी एक तरह का क्रॉस था ऐसे, और फिर आपका ब्लू कलर इतनी से ब्लू कलर यहाँ पे, और यहाँ पे ब्लू कलर, और यहाँ पे ऐसा रेड लाइन, इधर से रेड लाइन। आपने यूके का अगर झंडा देखा होगा तो वो था यहाँ पे, मतलब ठीक है। ये अब उस झंडे को हटा के हमने क्या कर दिया, अपना झंडा लगा दिया, और जो बैजेस थे यूके के और ये सब हटा दिए हमने। ठीक है, फिर उसके बाद अब ठीक है, थोड़ा सा हम इसका पूरा वो जान लेते हैं, इसकी टाइमिंग जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जान लेते हैं। 2001 से 2004 तक ये वाला चला। ठीक है, इसमें क्या था, जॉर्ज क्रॉस को रिप्लेस कर दिया गया, क्योंकि पहले जॉर्ज क्रॉस था, उसको रिप्लेस कर दिया गया हमारा क्या, नवल क्रेस्ट है। तो देखो ये हटा दिया, जॉर्ज क्रॉस हटा दिया, ये है आपका नवल क्रेस्ट, ये हमारा नवल क्रेस्ट है, इससे रिप्लेस कर दिया। तो नवल क्रेस्ट में ये आपका एंकर हो गया, एंकर के ऊपर आपका नेशनल एम्ब्लेम रखा गया, तो ये पूरा का पूरा क्या है, आपका नवल क्रेस्ट हो गया। ठीक है, ये सब हो गया। 2001 से 2004 तक ये चला, और ट्राई कलर को तो रिटेन करा ही गया, क्योंकि ट्राई कलर रिटेन करने का मतलब यही हो गया ना, कि हमने झंडे को बनाए रखा, बस हमने क्रॉस को हटाया। ठीक है, और क्रॉस को हटा के क्या रख दिया, ये रख दिया। तो 2004 तक ये चला। फिर 2004 में ये बातें उठने लगी कि भाई तुमने ये जो चेंज किया है, पहले थोड़ा ठीक था, अभी कंफ्यूजन होता है, डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है, ऐसे ही लगता है ये हमारा उसी का ही झंडा है यूके का, तो उसी को ही रख लो, पहले वाले को ही रख लो, थोड़ा बहुत चेंज कर लो, पहले वाले को ही रख लो। तो फिर 2004 में चेंज करा गया, 2004 में चेंज करके क्रॉस को रख दिया गया, फिर से क्रॉस रख के इसको हटा दिया गया, जो नेवी क्रेस्ट था उसको, नवल क्रेस्ट को हटा दिया गया। नवल क्रेस्ट को हटा के जो आपका नेशनल एम्ब्लेम था वो हमने इसके क्रॉस के मिड में रख दिया। ठीक है, तो ये चेंज हुआ। ठीक, तो ये चेंज होने के बाद ये चला आपका 2014 तक, यानी कि 10 साल तक चला। 10 साल में फिर हमने इसमें चेंज किया, तो 2014 में जो चेंज आया है, नेशनल एम्ब्लेम के नीचे एक चीज और ऐड कर दी गई देवनागरी स्क्रिप्ट में, इसमें लिख दिया गया सत्यमेव जयते। ठीक है, तो ये आपका सत्यमेव जयते का जो एक पूरा वर्ड था वो लिख दिया गया, तो ये चेंज आया इसमें। आगे बढ़ते हैं। उसके अब ये तो हमने चीज जान ली कि ये चेंज, और 2014 से लेके अब तक यही थोड़ा चलता आ रहा है, प्रेजेंट तक, ये लिखा है ना 2014 से प्रेजेंट तक यही चलता आ रहा है। तो अब इसमें 2022 में, अब यहाँ पे लिखा जाएगा 2022 से प्रेजेंट तक, तो 2014 से अब 2022 तक क्या चला, ये चला, ये वाला आपकी एनसाइन चला। अब 2022 में क्या कर दिया गया, 2022 में क्रॉस को हटा दिया गया, इसका जो हमारा नेशनल एम्ब्लेम था वो सत्यमेव जयते था, इसको नेशनल एम्ब्लेम को तो रखा गया, मगर नेशनल एम्ब्लेम को इसमें ऑक्टाहेड्रन में रख दिया। ये ऑक्टाहेड्रन का आपका जो बाउंड्री है, ये दो ऑक्टाहेड्रन आपकी क्या है, दो बाउंड्री आपकी गोल्डन बना दी गई। ठीक है, उसके अंदर ये पहले वाला एंकर रख दिया गया, या ये कहिए जो आपका पहले था ना, जो 2001 से 2004 तक था, उसको आपको ऑक्टाहेड्रन में डाल दिया। ऑक्टाहेड्रन का मतलब जिसकी चार ओ सॉरी 8 भुजाएं हो, यानी कि 8 आर्म हो। ठीक है, इसका डबल डबल ऑक्टाहेड्रन। ठीक है, इस तरह से। तो इसको आपने क्या डाल दिया, 8 उसमें डाल दिया। अब 8 उसमें डालने के बाद तो इसकी बाउंड्री जो कर दी आपने, क्या कर दी, वो कर दी गोल्डन कलर में बाउंड्री कर दी। अब इनका भी सिग्निफिकेंस है गोल्डन कलर का क्या है। ठीक है, ये तो हमारा वो हो गया, नेवी क्रेस्ट हो गया। ठीक, अब इसमें जो आपने देवनागरी स्क्रिप्ट में जो चेंज किया ना नीचे, तो सत्यमेव
जैते लिखा होता, अब सत्यमेव जयते तो ठीक है, अच्छी बात है, मगर अब यहाँ पे नेवी का फ्लेवर देना था, तो इसका कलर हमने ब्लू कलर कर दिया, कहते हैं ना कि नेवी ब्लू वाला हमें कपड़ा दिखाओ, नेवी ब्लू, ठीक है, तो उस टाइप का, तो वो कलर दे दिया हमने। दूसरा नीचे लिख दिया सम नो, क्या लिख दिया, सम नो वरुण है, यानी कि आपका सम नो वरुण है, क्योंकि हम क्या मानते हैं, जो हम वरुण देवता है, यानी कि जो जल, जो पानी है, भगवान है, उसको ही हम मानते हैं कि सम नो वरुण है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पे यही बताया गया सेंट जॉर्ज क्रॉस कैसे एक्सेप्ट किया गया, क्या था कि एक क्रिश्चियन वॉरियर थे, सेंट उनके नाम पे ये सेंट जॉर्ज क्रॉस व्हाइट बैकग्राउंड में एक्सेप्ट करा गया, ये फिर इसे इसने नेशनल फ्लैग की तरह सर्व करा इंग्लैंड का, उसे 1190 में एडॉप्ट किया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज थे उन्होंने थोड़ा इसमें चेंजेस लेके आए, कुछ कुछ ने तो छोड़ दिया इंडिपेंडेंट होने के बाद, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, मगर कुछ कंट्रीज ने इसे पकड़ो रखा, जैसे कि इंडिया था, फिर थोड़े दिन बाद इंडिया ने भी इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाइट एंड साइन, ठीक, ये वाला पूरा का पूरा ये है अभी हमारा प्रेजेंट, ठीक है, ये व्हाइट एंड साइन हो गया, ठीक, इसमें अभी क्या गया, नेशनल फ्लैग जो अपर लेफ्ट कैंटोन में ये रख दिया गया, ठीक है, नेवी ब्लू जो गोल्डन ऑक्टागन है हमारा सेंटर में ये रख दिया गया, ठीक है, यहाँ पे रख दिया, ठीक, समझ रहे हैं ना ये क्या है पूरा का पूरा। तो अब जो गोल्डन ऑक्टागन है, ट्विन गोल्डन ऑक्टागन है, ठीक है, जो बॉर्डर करेगा, दो दिख रहे हैं, एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, तो दो ऑक्टागन, ये 8 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी 8 आर्म हो गई, 8 आर्म्स हो गई, ठीक है, तो इसलिए ऑक्टागन हो गया। तो अब इसको क्या है कि इसी के अंदर आपका ये लॉयन कैपिटल हो गया ओफासो का, इसी के नीचे क्या लिखा हुआ है आपका, स्नो ने वरुणा, और लॉयन कैपिटल के नीचे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका, इतने हिस्से में यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मगर इसमें लिखा हुआ है आपका सत्यमेव जयते, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस देखो इसका उत्तराखंड का ये है कि जो हमारे ये महाराष्ट्र में जो पहले शिवाजी महाराज थे, राजमुद्रा पूर्ण नाम शिवाजी महाराज थे, उनकी जो सील थी वो ऑक्टाहेड्रन सील थी, तो उसी के बेसिस पे, और ये माना जाता है उन्होंने ही इंडिया की जो पहली नेवी गठित की थी, तो उनको ही जनक माना जाता है पहली नेवी का, ऐसे तो पहले भी हुई थी, पर जो एक पूरी तरह से मॉडर्न जो नेवी थी, जो टक्कर दे रही थी आपकी फ्रेंच आर्मीज को, ब्रिटिश आर्मीज को, तो वो इन्हीं ने गठित की थी, तो इस वजह से हम इन्हीं को ही जनक मानते हैं, तो इनके सम्मान में इनको ट्रिब्यूट देने के लिए हमने जो इनकी सील थी उसी को ही हमने अपना लिया, ऑक्टाहेड्रन, तो उसी में क्या कर दिया, ये एनवेलप कर दिया, आपका जो नेशनल एम्ब्लेम था और एनवेलप कर दिया ऑक्टाहेड्रन के अंदर, तो डिजाइन कर दिया। तो अब ये ऑक्टाहेड्रन जो इसकी 8 आर्म्स है वो किसको डिनोट कर दिया, 8 डायरेक्शंस को डिनोट कर दिया। 8 डायरेक्शंस कौन कौन सी होगी, जैसे कि आपकी 4 तो होगी कार्डिनल डायरेक्शन और 4 होगी इंटर कार्डिनल डायरेक्शन। 4 कार्डिनल डायरेक्शन कितनी कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये होगी ये, और इसमें 4 होगी इंटर कार्डिनल, यानी कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट साउथ और वेस्ट साउथ, और आपकी जो मिडिल की ये पोर्शन होता है वेस्ट नॉर्थ, ये वाली आपकी 4 वो होगी, तो टोटल कितनी होगी, 8 होगी। 8 इसलिए यहाँ पे यूज किया कि पूरी आपका 360 नजर रखती है नेवी हमारे उस पर, या मतलब नेवी का काम है कि 360 जो है नजर रखना हर चीज पे, तो यहाँ पे यही सिंबलाइज कर रहा है, तो कहने मतलब ये इंडियन नेवी ग्लोबल आउटरीच के, इंडियन नेवी की जो क्या है ग्लोबल आउटरीच है। ऑक्टाहेड्रन का मतलब क्या है, एक दूसरा सिंबल क्या है कि गुड फॉर्चुनेट, वो फॉर्चून यानी कि अच्छा, आपके लिए अच्छा भाग्य, यानी कि अच्छी अच्छी चीजें, ठीक है, इटर्निटी कि अनंत काल तक, ठीक है, रिन्यूएबल एकदम न्यू एनर्जी से भरा हुआ पॉजिटिव एनर्जी, और सभी डायरेक्शन में ये चीज को फैलाना, ठीक है। और ये न्यू नवल एनसाइन जो है एक तरह से ग्लोरी को क्या क्या सिग्निफाई करता है, जो इंडिया की मैरीटाइम हेरिटेज है उसको सिग्निफाई करता है, ग्लोरी को फैलाता है, यानी कि जो हमारी प्रेजेंट नेवी की कैपेबिलिटी है उसको भी फैलाता है। तो ये था अगला आर्टिकल हमारा यूनिफाइड मेट्रो लॉ के बारे में। देखिए क्या है, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी जो कि आपकी किसके ऊपर बनाई गई थी, हाउसिंग ऑफ अर्बन अफेयर्स के ऊपर, यानी कि जो आपके हाउसिंग ऑफ अर्बन अफेयर्स है उसके लिए हमारी एक पार्लियामेंट्री कमेटी गठित हुई, तो उसने क्या किया है, जो आपकी सिंगल और कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन बनाने की मांग की है, किसके लिए, जो आपका मेट्रो रेल नेटवर्क है, जैसे मेट्रो, आपकी मेट्रो वर्ड कहाँ था, जो मेट्रो सिटी है वहां से, तो इसलिए इनको मेट्रो बोले, क्योंकि अब गांव में तो चल नहीं रही है ना मेट्रो, नई गांव में चल सकती, तो इसलिए मेट्रो सिटीज में ही चलती है, तो इसलिए मेट्रो रेल बोला गया। तो जो मेट्रो रेल नेटवर्क है उनको आपकी एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए, उनके आपकी प्रणाली को फास्ट करने के लिए, जो उनका लैग होता है या प्रोजेक्ट में डिले हो
होता है या कनेक्टिविटी नहीं है, उनको एक स्पीड प्रोवाइड करने, पेस प्रोवाइड करने के लिए, तो जो इनके डिफरेंट डिफरेंट लॉज बने हैं उनको कंबाइन करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे सिंगल लॉ बनाने की कोशिश की जा रही है। तो सिंगल एक्ट बनाने की कोशिश कैसे की जाएगी, किनको कंबाइन किया जाएगा, इन तीन एक्ट को कंबाइन किया जाएगा। कौन कौन से ये एक्ट है, जो आपका मेट्रो रेलवे कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क्स एक्ट 1978, रेलवेज एक्ट 1989 और मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट दो सन 2002। तो इन तीनों को कंबाइन करके अब एक आपका सिंगल रेलवे एक्ट बना दिया जाएगा। तो उसका काम यही होगा कि पूरी चीजों की देखभाल करना, हर चीज के प्रोविजन प्रोवाइड करना। अब इशूज क्या थे, इशूज ये था कि आपकी लो राइडरशिप थी ऑल मेट्रो में। अब देखो मेट्रो तो जो मेट्रो रेल है आपकी सभी मेट्रो सिटीज में है, दिल्ली और मुंबई को छोड़ के, जो कि बहुत डेंस है और वेल कनेक्टेड है मेट्रो से। बाकी जैसे कोलकाता हो गई, चेन्नई होगी, तो वो वेल कनेक्टेड नहीं है, यानी कि लो राइडशिप है, यानी कि हर जगह उसकी राइडशिप नहीं है। तो और दूसरा प्रॉब्लम कि डिले होता था प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट चल रहा है 10 साल से 15 साल से, करने वो ही नहीं हो पाया, कंप्लीट ही नहीं हो पाया। मान लीजिए 6-7 साल से चल रहा है कंटिन्यूस, मगर उसमें कई सारे ड्रॉबैक आ गए, कई इश्यूज आ गए। इश्यूज कौन से आते थे कि जो आपकी रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती थी फॉल्टी होती थी, पूरा एनालिसिस कर लिया चीजों का, मगर काम शुरू करने गए पता लगा बीच में किसी ने बता दी यहाँ की मिट्टी यहाँ से यहाँ तक 50 किलोमीटर तक की मिट्टी बहुत स्ट्रांग है और यहाँ पे पिलर खड़े किए जा सकते हैं। मेट्रो के लिए पिलर खड़े करने पड़ता है ना, क्योंकि फ्लाईओवर बना पड़ता है, तो पिलर खड़े करने वाला अंडरग्राउंड मेट्रो है, तो उसके लिए मिट्टी देखनी पड़ती है ना। पता लगा आपने तो ट्रेन बना दी और वो मिट्टी धंस गई नीचे को, तो पूरा प्रोजेक्ट ही बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि सारी चीज एनालिसिस होता है, और वो एनालिसिस ऊपर ऊपर से ही किया गया। जब आपका प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ तो वहां पे वो ड्रॉबैक आ गया, यानी कुछ गड़बड़ हो गई। तो इसलिए क्या है, डिले हो जाता है। दूसरा, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती, इस वजह से आपकी जो है लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड नहीं की जा सकती अच्छी तरह से। दूसरा, पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम होती है। मेट्रो तो आपने बना दी, मगर आउटसाइड एरियाज में क्योंकि पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम होती है मेट्रो सिटीज में, तो उस चीज की समस्या बहुत बनी रहती है, उस चीज को सोल्व नहीं किया जाता। दूसरा, आपका कैचमेंट एरिया इंक्रीज ज्यादा हो रहा है, कि आसपास का एरिया जो कहते हैं वो इंक्रीज ज्यादा हो रहा है, कि भाई आसपास मेट्रो के एरिया में क्या ना, थोड़े लोग झुक जा, लोग कब जाकर बैठ जाएंगे, तो कैचमेंट एरिया होगा आपका, या और कोई एक्टिविटी होने लगी। तो इस तरह से ये सारी चीजें है ना, कंजेशन प्रोवाइड कर रही है, प्रोजेक्ट में डिले आपका हो जाता है। तो इन्हीं सब इश्यूज को दूर करने के लिए पूरा एक एक्ट बनाया गया। अब एक एक्ट होगा तो एक मतलब पूरी डेडिकेटेड बॉडी इस पर ध्यान दे सकेगी। ठीक है, रिकमेंडेशन यही कि देखो आप यहाँ पे दो आपके प्रोजेक्ट है, एक तो मेट्रो न्यू प्रोजेक्ट है, ठीक है, नेटवर्क है पूरा, इस टाइप की बस है, यानी कि 2-3 बसों को जोड़ दिया गया, एक अच्छी हाई फैसिलिटी की बस प्रोवाइड की गई, इससे कंजेशन कम होगा। दूसरा, एक आपका मेट्रो लाइट ट्रेन का प्रोजेक्ट है। तो ये प्रोजेक्ट आपके, ये दो प्रोजेक्ट जो बताए गए, मेट्रो न्यू नेटवर्क वाला और मेट्रो लाइट आपका ट्रेन का प्रोजेक्ट, ये दो प्रोजेक्ट है कि इनमें कम पैसा लगता है, यानी कि लेस कैपिटल इंटेंसिव है ये नेटवर्क। दूसरा, छोटी सिटियों में ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है। मेट्रो तो बड़ी सिटियों में ही चलेगी, ठीक है, जैसे दिल्ली मुंबई होगी, उनमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है, मगर ये मेट्रो आपकी छोटी सिटीज में चल सकती है, उन्हें लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकती है। तो यही इसमें बताया गया कि लो कॉस्ट आती है, ठीक है। दूसरा, एनर्जी एफिशिएंट है, क्योंकि कम एनर्जी की खपत होती है, इको फ्रेंडली है, ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती। टायर टू टायर 3 जो सिटीज है उनमें इनकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सकती है मेट्रो न्यू की मदद से। ऐसी मेट्रो लाइट की मदद से आपका के जो ट्रैफिक का लोड है वो कम किया जा सकता है, कि रोड पे जो ट्रैफिक है वो कम हो सकता है। फेंसिंग की मतलब जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है, कि जो इन नेटवर्क को, कि भाई आप फेंसिंग प्रोवाइड कर दो तो आदमी आपको इस तरह से मतलब कंजेशन कम हो जाएगा। तो ये जो दो प्रोजेक्ट आपको बताया जा रहा है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट, तो जो आपका पैनल बना उसने ये रिकमेंड किया कि इनको इम्प्लीमेंट कर दो। दूसरा, एक एग्जांपल भी दिया कि अगर कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है, जो कोची वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है वो आपका एक तरह से पोल्यूशन फ्री प्रोजेक्ट है, तो आपका वो फेम सेकंड स्कीम के अंदर इंक्लूड करने की बात कही गई है, कि पोल्यूशन फ्री मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ये बनेगा, जो कि बैटरी से बोट को ऑपरेट किया जाएगा। तो ये भी इंक्लूड करने की बात की गई फेम सेकंड स्कीम में। फेम सेकंड स्कीम में अगर ये इम्प्लीमेंट इंक्लूड हो जाएगा तो इसका फायदा ये होगा कि इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे ध्यान देगी, ठीक है, जल्दी कंप्लीट होगा, इसमें अच्छी एक्सपर्टाइज आपकी यूज हो सकेगी। तो ये सब इसमें बोला है। अगला आर्टिकल हमारा उइगर मुस्लिम्स के बारे में। आप सभी जानते हैं, आप सभी इससे भली भांति परिचित है कि जो उइगर मुस्लिम्स है वो चाइना के आपके जिनजियांग प्रोविंस में रहते हैं, सॉरी।
ये आपका जिनजियांग प्रोविंस है, ठीक है? इसमें और भी रहते हैं, ऐसे ही नहीं कि, मगर मेनली जो डोमिनेटेड है उइगर मुस्लिम्स है, ठीक है? इन पे बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, ठीक है? आपकी जो चाइनीज़ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अत्याचार करती है, इन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में रखती है, इन्हें इनकी लैंग्वेज बोलनी नहीं दी जाती, इनका रेप होता है, ठीक है? इन पे इतना ज़्यादा अत्याचार होता है कि बस सोच नहीं सकते, रूह काँप जाती है। इनको बंद करके रखा जाता है, मतलब इन पे बहुत ज़्यादा आपका वो किया जाता है, एट्रोसिटीज़ की जाती है। तो ये आर्टिकल इसलिए आया कि देखिए अभी यूएन ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया, उसमें ये बताया कि जो चाइना है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है, किनका? उइगर मुस्लिम्स का, ठीक है? ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, तो यही बोला गया। तो यहाँ पे मैप में आप देख लीजिए, ये वाला, ये मंगोलिया से टच करता है, आपका कजाकिस्तान से टच करता है, इधर आपका किससे टच करता है? अफगानिस्तान से टच करता है, इधर थोड़ा पाकिस्तान का भी है, इधर आपका नेपाल है, चाइना का तो पार्ट है ये, तो ये आपका इंडिया पूरा टच करता है इधर से। तो ये सारे 7-8 इसमें जो है कंट्री इसको टच करते हैं, ठीक। अब इसकी पॉपुलेशन की बात की जाए तो जो जिजियांग रीजन है उसमें जो डोमिनेट करते हैं वो लगभग टोटल पॉपुलेशन 23.98 मिलियन है, जिसमें से अगर एथनिसिटी का ब्रेक डाउन करें कि कौन कौन इसमें रहता है, तो उइगर की पॉपुलेशन मैक्सिमम है 11.45 मिलियन है, और जबकि हैन चाइनीज है 8.27। पहले नंबर पे आपका उइगर, दूसरे नंबर पे हैन चाइनीज, तीसरे नंबर पे कजाक यानी कि 1.59 मिलियन, और चौथे नंबर पे हुई, और पांचवें नंबर पे किर्गिज, और छठे नंबर पर और बाकी थोड़ी थोड़ी कम्युनिटी उसमें रहती है। तो मतलब मेन डोमिनेशन आपका क्या है? उइगर्स का है, दूसरे नंबर पे है चाइनीज का। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है, जो आपकी रिपोर्ट में जो बताया गया प्रोसिक्यूशन जो इनका करा जाता है, इसमें बोला कि लगभग 1 मिलियन से ज्यादा लोग जो है माइनॉरिटी जो ग्रुप से आते हैं, क्योंकि माइनॉरिटी में हो गए, वो डिटेंशन कैंप में कैद कर लिए गए, ठीक है? उनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, जो औरतें और लड़कियां हैं, उन पे उनका सेक्सुअली एजोल्ट किया जा रहा है, सेक्सुअली उनका रेप किया जा रहा है, उन्हें फोर्स किया जा रहा है कि अपनी लैंग्वेज को छोड़ो, अपने रिलीजन को छोड़ो, जो चाइनीज रिलीजन है, ठीक है, जो चाइनीज लैंग्वेज है उनको अपना, उन्हीं को बोलो। तो उन पे इस तरह का अत्याचार किया जाए, उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उन्हें डिटेंशन उनका कर लिया जाता है ना, डिटेन कर लिया जाता है उन पे। अब ये है रूथलेस कैंपेन चल रही है, क्या कैंपेन चल रही है, इनकी जो एक्सट्रीमिज्म वहाँ फैल रहा है उसके अगेंस्ट, वेस्टर्न प्रोविंस जो जिनजियांग का वेस्टर्न प्रोविंस उसमें, ये किसके, और उन्हें ये भी बोला जा रहा है कि भाई आपके जो बर्थ कंट्रोल पॉलिसी अपनाओ, कि अपने बच्चे पैदा मत करो, ठीक है? और शादी कराई जा रही है चाइनीज से ही, यानी कि आप अपनी उसमें शादी नहीं कर सकते, इस तरह के, मतलब एक मुस्लिम वहाँ पर दूसरी मुस्लिम लड़की शादी नहीं कर सकता है, एक मुस्लिम लड़की मुस्लिम लड़के शादी नहीं कर सकती, उनको चाइनीज के बच्चे ही पैदा करने होंगे, इस तरह की वहाँ पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद की जा रही है, ठीक है? वहाँ के पीपल्स का जो आदमी है उनके मूवमेंट पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई है। तो यही सब यहाँ पे यूएन की रिपोर्ट में बताया गया है। तो इसके ऊपर एक आपका बोला गया कि इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट बॉडी सेटअप करने की बात की गई, ह्यूमन राइट जो काउंसिल है उसने क्या है, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल बॉडी सेटअप किया है, जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी जो एलिगेशंस लगाया जा रहा है, हकीकत है हालांकि, पर जब तक प्रूव नहीं हो जाती चीजें, एक फैक्ट के बेसिस पे चीजें रिपोर्ट में नहीं आ रही, तब तक एलिगेशन ही उसको बोला जाएगा, ठीक है? अब हम इम्पोर्टेंट चीजें हमारे लिए कि उइगर मुस्लिम्स कौन है, कि उइगर जो है ज्यादातर प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम माइनॉरिटी है, जो कि आपका कौन सा एथनिक ग्रुप है? तुर्किक एथनिक ग्रुप के अंदर ये आते हैं। अब तुर्किक एथनिक ग्रुप क्या है? इनका ओरिजिन जो देखा जाए तो सेंट्रल और ईस्ट एशिया का है, सेंट्रल और ईस्ट एशिया का है, ठीक है? ये ज्यादातर तो क्या बोलते हैं, अपनी ही लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि तुर्किश से मिलती जुलती है, क्योंकि इनका तुर्किश ओरिजिन है, यानी कि तुर्किक एथनिक ग्रुप है ना, तो वही चीज बोलेंगे ना ये तो, ठीक है? और जो कल्चर है इनका और एथनिसिटी है वो लगभग किसकी जैसी है? वो जो सेंट्रल एशियन नेशंस है, ठीक है, उनके जैसी है, ठीक है? अब इनकी ये बोला जाता है कि लगभग 55 जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एथनिक माइनॉरिटीज कम्युनिटीज है, उसमें से एक आपके उइगर मुस्लिम्स है। ऐसा तो नहीं है ना कि वहाँ पे यही माइनॉरिटी में रहता है, और भी कई सारे हैं, तो लगभग टोटल 55 आपकी जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एथनिक माइनॉरिटीज है वो टोटल 55 है, उसमें से एक उइगर्स है। अब चाइना जो है, केवल जो कम्युनिटी, ये यहाँ पे बोलते चाइना रिकॉग्नाइज द कम्युनिटी ओनली एज ए रीजनल माइनॉरिटी, वो ये कहता है कि तुम रीजनल माइनॉरिटी हो, ठीक है? ये है, और ये रिजेक्ट करता है तुम इंडिजीनियस ग्रुप नहीं हो, मतलब ये कहता है कि तुम इंडिजिनियस ग्रुप नहीं, यहाँ के पैदा नहीं हो, तुम बाहर के हो, ठीक है? ये सब बोला बोला जाता है। अब लार्जेस्ट पॉपुलेशन तो वहाँ की उइगर्स की है, जो कि जिनजियांग रीजन में रहती है, ठीक है? यही सब इसमें बोला गया है। अब उनकी तो बहुत सारी पॉपुलेशन है यहाँ पे,
ये जो रीजन देख रहे हो इसमें तो बहुत सारी पॉपुलेशन है, ठीक है, जो कि किस किस से टच करती है आपका सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज है, जैसे कि आपको उज्बेकिस्तान है, किर्गिजिस्तान है, ताजिकिस्तान है, इनसे बॉर्डर टच करता है ना, तो थोड़ी इधर भी फैली हुई है। तो जिनजियांग जो है आपका क्या है, ऑटोनोमस रीजन है, क्योंकि जिसमें ये रहते हैं, ठीक है, जो कि चाइना के अंदर है। इसमें क्या है, मिनरल्स बहुत ज्यादा है, मिनरल्स में रिच है, और बॉर्डर ये 8 कंट्रीज से शेयर करता है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, अफगानिस्तान, किर्गिजिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है, ये सब है, मंगोलिया, ये सब आते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी चीज से रिलेटेड 2016 में क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपका, 2016 में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कंसीडर वो कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो इसमें बोला है कि कम्युनिटी समटाइम्स इन द अफेयर्स ऑफ द मेंशन इन द न्यूज, कि यहाँ पे बोला है, इसमें मैच कराना है कि कुर्द किससे मैच करता है, क्या बांग्लादेश से मैच करता है, मधेसी नेपाल से मैच करते हैं, मतलब मधेसी नेपाल में रहते हैं या रोहिंग्या म्यांमार में रहते हैं, तो हमें पहचानना है। अगर देखो मुझे जहाँ तक ख्याल है, आप इतने होशियार हो, इतना पढ़ चुके हो, तो आप इस क्वेश्चन को देख तो ही कर दोगे। इसका आंसर 2 और 3 सही है, मगर हमें ये जानना जरूरी है कि कुर्द कौन होते हैं, कहाँ पे रहते हैं। अब कुर्द के बारे में पूछा, ठीक है, मधेसी तो आप बता दोगे, सिंपल सा है कि नेपाल का जो ये वाला हिस्सा है, निचला हिस्सा है, इसमें रहते हैं। तो मधेसी कौन से है, ये आपके साउदर्न जो प्लेन है नेपाल का, उसमें रहते हैं और हिंदू होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही आपके रोहिंग्या, ये ज्यादातर मुस्लिम है, ये वाला पोर्शन आप देख लो, रखाइन स्टेट, ये ज्यादातर मुस्लिम है, जो वेस्टर्न म्यांमार प्रोविंस है रखाइन, उसमें ही रहते हैं, और ज्यादातर बंगाली बोलते हैं, ठीक है। और आपका ये क्या नाम, जो है ये जो यहाँ की लोग हैं, इन्हें ऑथराइज सिटीजन नहीं समझते म्यांमार का, तो इसलिए इन पे ज्यादा अत्याचार होता है। मगर बात कुर्द की आती है कि कुर्द के बारे में जानना है कि कुर्द कौन है, कहाँ पे रहते हैं। तो हम ये कहेंगे कुर्द जो है इंडिजीनियस पीपल होते हैं, किसके, मेसोपोटामिया प्लेन्स, मेसोपोटामिया प्लेन्स मतलब इराक के, ठीक है, जो इराक का हिस्सा है, उस प्लेन के और कुछ हाईलैंड्स में रहते हैं ये, ठीक है, वो कुर्द है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ रहते हैं, जो साउथ ईस्ट टर्की, अब टर्की का ये वाला हिस्सा साउथ ईस्ट टर्की में, नॉर्थ ईस्ट सीरिया में, ये वाला नॉर्थ ईस्ट सीरिया हो गया, और नॉर्दर्न इराक जो है, ये इराक का नॉर्दर्न हिस्सा हो गया, ठीक है। दूसरा आपका नॉर्थ वेस्टर्न ईरान, ये नॉर्थ वेस्टर्न ईरान हो गया इधर का हिस्सा, ठीक है। साउथ वेस्टर्न अर्मेनिया, ठीक है, साउथ वेस्टर्न अर्मेनिया का हिस्सा हो गया, ठीक। तो ये सब आपका इधर रहता है, मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है वो आपकी क्या है, सुन्नी मुस्लिम से है, सुन्नी, ठीक है, सुन्नी मुस्लिम से, तो इनको ही कुर्द बोला जाता है, ठीक। तो क्वेश्चन आंसर आपका क्या हो गया कि कुर्द कौन हो, बांग्लादेशी तो नहीं हुए, ये तो आपका पूरा इसमें रह रहे, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाता है। मधेसी नेपाल में रहते हैं, जो कि साउदर्न एरिया में रहते हैं, सदर्न नेपाल में रहते हैं, सही है। रोहिंग्या म्यांमार में रहते हैं, सही है। तो क्वेश्चन आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सही, सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल हमारा स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड के बारे में है, जो कि 2022 में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसमें क्या है कि जो पूरा किया स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड 2022, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया। किन किन को दिया है, यहाँ पे देखो पिक्चर्स में आपको पता लग जाए जो विनर रहे। कैटेगरी 1 में आपका क्या आते थे कि अर्ली स्टेज इनोवेशन वाले, किन्होंने अर्ली स्टेज में इनोवेशन किया, उनको अवार्ड दिया गया है। अब उसमें कौन किसको अवार्ड दिया गया है, ग्लोवा ट्रिक्स, इसको अवार्ड दिया गया, ठीक है, अर्ली स्टेज इनोवेशन में। दूसरी कैटेगरी आती है मार्केट रेडी सॉल्यूशंस की, कि मार्केट में सॉल्यूशन रेडी है, वो कौन आपका प्रमोट कर रहा है, ये कर रहा है आपका एक्स्ट्रा वेयर हुआ, ठीक है, ये इसको अवार्ड दिया गया है, ठीक। और तीसरी कैटेगरी आती है इम्प्लीमेंटेड सॉल्यूशन की, के सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है, इसमें ये अवार्ड दिया गया कंपनीज को, तो उस हम जानेंगे अगली पिक्चर्स में, ठीक। तो पहला जो कैटेगरी आई अर्ली स्टेज इनोवेशन की, कि अर्ली स्टेज में इनोवेशन जिसने प्रोवाइड किया है, इसमें विनर कौन रहा। अब एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा प्रोडक्ट जो वेरिएबल टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, कि वो टेक्नोलॉजी से वशीभूत है, जिसका नाम फिफ्थ सेंस रखा हुआ है, ठीक है। किसने बनाया, ग्लोवाट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया, तो इसको ये अवार्ड मिला, ठीक है। प्रोडक्ट का काम क्या है, ये आपका जो साइन लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज जेस्चर्स होते हैं, उनको स्पीच में टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है, किसका यूज करके, आपका सेंसर्स का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। जबकि दूसरी कैटेगरी में जो अवार्ड दिए गए वो आपका मार्केट रेडी सॉल्यूशन में किसे दिए गए, माउसवेयर को दिए गए। ये किसने बनाया, डेक्स्ट्रो
वेयर डिवाइस प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया, ये विनर रहा। दूसरे, अब माउसवेयर क्या, माउसवेयर आपका हेड वेयरेबल डिवाइस है, जिसे आप हेड में पहनते हो, जैसे आप माइक्रोफोन लगाते हो। तो इसमें यह है कि आपको, कि जैसे जैसे कि आपका किसी भी स्मार्ट गैजेट जो होते हैं उनको आपका हैंड फ्री कर देता है, कि आपको हैंड की यूज करने की जरूरत ही नहीं, उनको ओपन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, किसी भी उसको, जो भी उससे कनेक्टेड है, तो आपका हैंड को यूज करने की जरूरत है, सिर्फ आपके माइंड से और आपकी जेस्चर से वो ऑपरेट होगा। और आपका तीसरा अवार्ड जो है बेलगावी स्मार्ट सिटी का जो सिस्टम है उसको दिया गया है। इसने किसके लिए अच्छा काम किया, जो डिसेबल्ड होते हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने में, हेल्थ केयर बेटर प्रोवाइड करने में, उसमें काम किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। जो स्मार्ट अवार्ड सॉल्यूशन चैलेंज है, वो एक तरह का इनिशिएटिव था, किसका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स और यूएन का। ठीक है, इन दोनों का मिलकर ये चैलेंज था। इन दोनों का काम यही है, क्या ये ढूंढना चाह रहे, इनोवेटिव आइडिया ढूंढना चाह रहे इंडिया के अंदर। ठीक है, सॉल्यूशन उनका देखना चाह रहे, क्या सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी का यूज करना चाह रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, और बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। इसका फायदा ये होगा कि जो भी सिटीज में कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है किसी भी चीज को लेकर, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी को लेकर, तो उनको रिजोल्व करने का इनका काम है। तो इसका फायदा ये होगा कि हमारा जो एसडीजी गोल 11.7 है, 11.7 कौन सा एसडीजी गोल, वो ये है कि आपका, जो आपके डिसेबल्ड है उनको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कराना, हेल्थ केयर, पब्लिक और पब्लिक स्पेसिस प्रोवाइड कराना। ठीक है, इनको इंक्लूजन करना इनका, तो वो हम अचीव कर सकते हैं इनकी मदद से। ठीक है। और इसमें अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के बारे में जान लेते हैं। एक तरह का इंस्टीट्यूट है जो कि रिसर्च करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन को फैलाता है, किसमें, अर्बन डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट के फील्ड में। ठीक, ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसे स्टेब्लिश किया गया था 1976 में, ऑटोनोमस बॉडी है, किसके अंदर, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर। अब इंस्टीट्यूट जो है किसकी चीज को सपोर्ट करता है, सपोर्ट किस किस चीज के द्वारा सपोर्ट किया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, अर्बन एंड रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटीज के द्वारा इसको सपोर्ट किया जाता है। अगला आर्टिकल हमारा वोस्टोक एक्सरसाइज 2020-22 के बारे में। अब देखिए, मल्टीलेटरल स्ट्रेटेजिक एंड कमांड एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसका नाम वोस्टोक एक्सरसाइज 2022 है। ये मल्टीलेटरल उसे कहते हैं जिसमें कई सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होती है। ठीक है, बायलेटरल होती तो आपकी क्या होती, दो कंट्रीज इन्वॉल्व होती। ठीक है, अभी इंडिया भी इसमें ज्वाइन कर रहा है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज को, जिसका नाम रखा गया एक्सरसाइज वोस्टोक 2022। ठीक है, ये कहाँ पे कंडक्ट की जा रही है, रशिया के एकदम फार ईस्ट, जो मोदी जी को दे दिया था रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने, कि आप ये ले लो और यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाओ, यहाँ से तेल निकालो, क्योंकि यहाँ पे आपका मिनरल रिच आपका एरिया है व्लादिवोस्टोक। ठीक है, 2020 में 21 में ये आपका दिया गया था रशिया के द्वारा इंडिया को, तो व्लादिवोस्तोक, तो इसको एक्सरसाइज वोस्टोक 2022 यहाँ पे कंडक्ट होगी। रशिया भी पार्टिसिपेट करेगा, चाइना भी पार्टिसिपेट करेगा, तो यहाँ पे कंडक्ट होगी। तो एक्सरसाइज में ट्रूप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे, देखो, आपके जो एक्स सोवियत नेशन है वो इन्वॉल्व होंगे, चाइना, इंडिया, लाओस, मंगोलिया, निकारागुआ, सीरिया, सब इंक्लूड होंगे। और जो इंडियन आर्मी को हमारी तरफ से प्रेजेंट कौन करेगा, जो हमारी गोरखा राइफल्स है, वो इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट करेगी। इसका फायदा यही होगा कि इंटरेक्शन करने को मिलेगा, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा दोनों, मतलब जितनी मिलिट्री है उनके बीच में, एक तरह से। ठीक है, और इसमें जो है आपका, मैंने बता ही दिया कि जो सी ऑफ जापान है वहाँ पे ये होगा, और जो आपका फार ईस्ट है यानी कि व्लादिवोस्टोक होगा, सी ऑफ जापान में है ना ये, तो वहाँ पे इसमें लगभग 50,000 ट्रूप्स और लगभग 5,000 वीपन्स को इंक्लूड किया जाएगा, यानी 50,000 ट्रूप्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और उनके द्वारा यूज किए जाने वेपन्स की जो संख्या हो जाएगी लगभग 5,000 हो जाएगी। फायदा इसका यही होगा, एक दूसरे से उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाएगा। ठीक है, और दूसरी एक्सरसाइज जो इंडिया की चाइना और रशिया के साथ होती है, जैसे चाइना के साथ हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है, रशिया के साथ एक्सरसाइज इंदिरा टी सेंटर होती है, जापान 2021 होती है। ठीक है, ये एक्सरसाइज होती है इन्हीं साथ। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हमारा स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज के बारे में। ये अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया कि एक लड़की है जिसका नाम है एनाबेल एम रेसन। ठीक है, स्टूडेंट है, कनाडा की ये लड़की, कनाडा की रेजिडेंट है। तो इसने अवार्ड जीता है स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज 2022। ये एक आपका इंटरनेशनल प्राइज है। ठीक है, इसलिए क्यों जीता है, क्योंकि इन्होंने आपका रिसर्च की थी किसके ऊपर, कि जो एल्गी होती है, जो काई बोलते हैं हम इसे, काई। ठीक है, इंग्लिश में एल ए एल्गी। ठीक है,
तो एल्गी जो बोला जाता है, जो आपकी एल्गी होती है, ठीक है, ये एल्गी है, काई बोल रहे हैं, जो भी आप इसे अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हो, लोकल लैंग्वेज, या पिक्चर दिखा रखी है। इससे बहुत सारा नुकसान होता है एनवायरनमेंट को। जैसे कि यहाँ पे देखो, आपकी जो फिश है, तो वो मर मर जाती है, और भी कई सारे आपके एक्स्ट्रा जो अनवांटेड वीड्स होते हैं वो पैदा हो जाते हैं। ठीक है, तो पशु पक्षियों को बहुत सारा नुकसान होता है। ठीक है, हार्मफुल रहती है। एल्गी ब्लूम उसी को बोला जाता है। यहाँ पे जो एल्गी ब्लूम का वर्ड जो यूज किया गया है, उसको ट्रीट किया है इसने, मतलब इसने इस तरह से इसका वो किया, बायो आपका रिमेडिएशन टेक्निक इसने यूज की है लड़की ने, कि इसको ट्रीट करने के। तो ये जो आपका क्रिएट हो जाता है ना पानी की सरफेस पे, इसको ट्रीट किया जा सकता है। और एल्गल ब्लूम उसको बोला जाता है कि अचानक से आपकी इसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि इनका कंट्रोल ना किया जा सके, उसको एल्गल ब्लूम बोला जाता है, कि इनकी कॉलोनी इतनी तेजी से ग्रो करे, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है। टॉक्सिक आपके केमिकल्स रिलीज करते हैं, इनका इफेक्ट बहुत हार्मफुल होता है आदमियों के ऊपर भी, फिश के ऊपर भी। ठीक है, और भी कई सारी फिश होती है उनके ऊपर भी, जो मरीन लाइफ होती है उनके ऊपर, और बर्ड्स पक्षी वक्षी, इनके ऊपर बहुत बुरा इनका प्रभाव देखने को मिलता है। अब इस प्राइज के बारे में जान लेते हैं। ये इंटरनेशनल कंपटीशन एक तरह का स्टूडेंट्स के बीच में होता है, जिनकी एज 15 से 20 साल के बीच में है। ये अपने सॉल्यूशंस प्रेजेंट करते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन ये प्रेजेंट करते हैं। किस फील्ड में? जो आपके वाटर के को लेके जितने भी चैलेंजेस है वर्ल्ड में, तो उनको उनका सॉल्यूशन प्रेजेंट करते हैं। आप अपना सॉल्यूशन प्रेजेंट कीजिए, वो जो जूरी बैठेगी वो आपके सॉल्यूशन को एनालाइज करेगी। आपका सॉल्यूशन अगर बेस्ट हुआ तो आपको वो उस साल का प्राइज मिल जाएगा। और ये हर साल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इसे कब शुरू किया गया था? 1997 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे शुरू किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी डिस्कशन। इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।